मतलब पहले के यदि स्टील की बात करें, जो सरिये लगे हुए होते थे कंक्रीट में, तो उन्हें थोड़ा सा फोर्स लगा करके भी सीधे वो खिंच सकते थे, निकल सकते थे किसी भी, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन जब से टॉर स्टील का यूज हुआ है, तब से बॉन्डिंग और ज्यादा बेहतर हो गई। ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय द स्टील। बेसिकली यदि यहाँ पर हम कंपैरिजन करें स्टील का और कंक्रीट का, तो ये आप लोगों को पता है कि कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन में ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब कंप्रेसिव चीज़ों को, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है, तो कंप्रेशन को ज़्यादा बियर कर पाता है। और जो स्टील है वो टेंशन को ज़्यादा बियर कर पाता है। यही वजह है कि आपने देखा है कि जो रोड्स हैं वो सारी कंक्रीट की जो अब बन रही हैं, तो वहाँ पर हमेशा कंप्रेशन आना है, तो वहाँ पर स्टील का यूज ना के बराबर होता है। लेकिन यदि बीम्स की बात करें, क्योंकि रेनफोर्समेंट आया शब्द कहाँ से, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, तो इसकी जरूरत जब पड़ती है जब हमारे किसी भी सेक्शन में एक पर्टिकुलर पोर्शन में तो टेंशन डेवलप हो रही है और दूसरे पोर्शन में कंप्रेशन डेवलप हो रहा है, और वो बना हुआ किसका है, कंक्रीट का। तो इमेजिन करिए कि यदि हमारी जो बीम है वो पूरी कंक्रीट की बनी होती, और जब उसके ऊपर लोड आएंगे तो वो बैंड होगी। बैंड होने के बाद उसमें न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और नीचे कंप्रेशन और टेंशन होगा। तो जो कंप्रेशन वाला पार्ट है कंक्रीट का, क्योंकि कंक्रीट अपने आप मजबूत है, स्ट्रांग है कंप्रेशन के लिए, तो वो उस पार्ट में तो फेलियर नहीं होगी। लेकिन टेंसाइल वाला जो पोर्शन है कंक्रीट का, उसमें फेलियर हो जाएगी, क्योंकि जो कंक्रीट है वो वीक होता है टेंशन में। इसलिए उस पर्टिकुलर पोर्शन में जहां पर टेंशन आ रही है, वहां पर हम स्टील का यूज करते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर पोर्शन की स्ट्रेसेस को स्टील झेल सके, बियर कर सके। तो इसीलिए रेनफोर्समेंट किया जाता है, इसीलिए स्टील का यूज बीम्स में किया जाता है। और आपने देखा भी होगा कि कहाँ पर यूज किया जाता है, जहां पर टेंसाइल एरिया जाता है। लगभग सभी बीम्स में ऊपर से लोड आते हैं। कुछ ऐसी बीम्स भी होती हैं जिनमें सपोर्ट इस प्रकार से होती है कि बीम की बैंडिंग अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, तो उसमें टेंसाइल टेंशन ऊपर आ जाती है, तो उसमें ऊपर की तरफ हम रेनफोर्समेंट डालते हैं, जैसे आपकी कैंटिलीवर बीम है। चलिए इसकी डिस्कशन मैं आपको डायग्राम के द्वारा और बताऊंगा, आगे करते हैं। तो कुल मिलाकर के जितनी भी टेंसाइल स्ट्रेस है वो सारी की सारी स्टील के द्वारा ही ली जाएंगी, और कंक्रीट के द्वारा वो बियर नहीं हो पाएंगी। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, वो हुक्स लॉ को फॉलो करेंगी, और स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होती है अप टू द प्रोपोर्शन लिमिट, या इलास्टिक लिमिट को भी एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन होती नहीं है वहां तक। कायदे में हुक्स लॉ जो है वो प्रोपोर्शन लिमिट तक ही वैलिड होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मान लिया गया है, जिससे कि हम अपने हुक्स लॉ के द्वारा वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एम आई ऑडिबल गौरव यस सर? सर, यस सर, यस सर। सर बीच बीच में मेरे पास कॉल आती हैं, तो मैं उन्हें कट करने के बाद पूछता हूँ कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं, क्योंकि कभी कभी जी ऐसा सर, आ रही होता है है। आपकी आवाज, प्रॉपरली आ रही ठीक है। है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, क्योंकि दो ही चीज यूज कर रहे हैं हम किसी सेक्शन में, कंक्रीट और स्टील, तो उसके लिए स्टील के लिए हमने मान लिया ई सफिक्स एस, एस डिनोट कर रहा है स्टील को, और ई सफिक्स सी, सी कर रहा है कंक्रीट। द मॉडुलर रेशियो हैज द वैल्यू ऑफ 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। तो जो अब इस एनालिसिस में हम जो मॉडुलर रेशियो को यूज करेंगे, मॉडुलर रेशियो बेसिकली क्या है, जो आपके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है और कंक्रीट है, इनकी रेशियो है एक पर्टिकुलर इक्विवेलेंट एरिया के लिए। तो उसके अकॉर्डिंगली जो मॉडुलर रेशियो की वैल्यू आई है वो आई है 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। ये स्टैंडर्ड रहेगी। यहाँ पर सिग्मा सीबीसी जो है वो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग, तो ये आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि देयर आर नो इनिशियल स्ट्रेसेस इन द स्टील एंड कंक्रीट। तो कुल मिलाकर के ये आपकी 7 अजम्पशन है, जिनमें से सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं
कि स्टील में शुरुआत में, मतलब स्टील जो यूज कर रहे हैं उसमें प्री स्ट्रेस कुछ नहीं होना चाहिए, वो विदाउट स्ट्रेस होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस सेक्शन अंडर रेनफोर्स एंड ओवर रेनफोर्स, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जामिनेशन में, थ्योरी में, और इसी के ऊपर बेस्ड है आपके सारे आगे की जो न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेशंस हैं, वो यहीं से काफ़ी कुछ निकलता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें न्यूट्रल एक्सिस का समझना बहुत ज़रूरी है, और वहीं से आपको ये कॉन्सेप्ट भी मिलता है कि कौन से पोर्शन में हमारी कंप्रेशन रहती है और कौन से पोर्शन में हमारी टेंशन रहती है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपके पास ये कोई बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन, आप ये सामने से इसका व्यू दिखाया हुआ है और ये साइड व्यू इसका रेक्टेंगुलर है। अब आपने सपोज इस बीम का एक छोटा सा पोर्शन लिया, ये आपने छोटा सा पोर्शन ले लिया और इसके ऊपर लोड लगाने शुरू कर दिए, लोड आ गए इसके ऊपर, तो ये बीम कुछ इस प्रकार से बैंड हो जाएगी। तो यदि आप इसका ये अब देखेंगे इसकी स्थिति, तो कुछ ऐसे बन जाएगा इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, जो हमने माना था छोटा सा पोर्शन, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब ये वाली साइड तो इंक्रीज हो गई और ये वाली साइड कम हो गई। इसका मतलब ऊपर से ये छोटा हो गया और नीचे से थोड़ा सा इसकी विड्थ या लंबाई बढ़ गई। लंबाई जो बढ़ी है वो टेंशन को डिनोट कर रही है, और जो ऊपर से घटी है वो कंप्रेशन, मतलब इसके ऊपर वाले पोर्शन में पर कंप्रेशन आ रहा है और नीचे वाले पोर्शन में टेंशन आ रही है। लेकिन इसके बीच में कहीं पर एक ऐसी लेयर जरूर होगी जिसकी लंबाई में पहले और अब कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल लेयर। और न्यूट्रल लेयर इस क्रॉस सेक्शन के साथ, जब इस न्यूट्रल लेयर को हम आगे बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं पर ये क्रॉस सेक्शन को कट करती है, तो उस पूरे सरफेस को कहते हैं हम न्यूट्रल सरफेस। और क्रॉस सेक्शन में इस लाइन को हम न्यूट्रल एक्सिस के द्वारा दिखा देंगे, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन है हमारा वो साइड व्यू है। ऐसे आप रेक्टेंगुलर बनाएंगे तो उसके जो क्रॉस सेक्शन में, मतलब ये जो लेयर है वो यहाँ से चलते चलते जब ये क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर काटेगी, तो ये जो हमारी लाइन आएगी इसको हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। अब यदि ऊपर से लोड आए हुए हैं तो ये हमारा कंप्रेशन वाला पोर्शन हो जाता है ऊपर। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का सारा पोर्शन कंप्रेशन में रहेगा और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का सारा पोर्शन टेंशन में रहेगा। कब? जब लोड्स ऊपर से आ रहे हैं। और यदि हमारी कौन सी बीम है? कैंटिलीवर बीम, इस प्रकार की, तो इसकी बेंडिंग कुछ ऐसे हो जाती है। तो इसमें ऊपर टेंशन हो जाती है, नीचे कंप्रेशन हो जाता है। तो इस बीम में ऊपर टेंशन होती है। तो कुल मिला के हमें यह पता होना चाहिए कि किस पोर्शन में टेंशन कहां पर आ रही है। और जहां पर टेंशन आ रही है तो रेनफोर्स या स्टील, रेनफोर्समेंट या स्टील वहीं पर यूज होगा जहां पर टेंशन ज्यादा आ रही है, क्योंकि कंक्रीट टेंशन को नहीं बियर कर पाता, वो वीक होता है टेंशन में और स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में। तो ये लॉजिक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसी के आधार पर यदि आप देखें, आपके सामने एक बैलेंस्ड सेक्शन लिखा हुआ है, नीचे 4 डायग्राम बने हुए हैं। एक तो मेन डायग्राम क्रॉस सेक्शन का है जो आपकी स्क्रीन पर सबसे लेफ्ट कॉर्नर में नजर आ रहा है, ये, जिसमें इसकी विड्थ जो है वो b है और डेप्थ जो है वो d है। और इसमें आप नीचे 4 पॉइंट देख रहे हैं, ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये न्यूट्रल एक्सिस है।
अब ये जो नीचे 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये हैं आपके स्टील के सरियों का साइड व्यू नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है अभी आपको बताते हैं कि सपोज ये आपकी बीम है और ये आपका क्रॉस सेक्शन है जो आपको अभी दिखा रहा हूं मैं। तो सरिये जो डले हुए हैं वो यहाँ पर डले हुए हैं। अब इस सरिये का जो साइड व्यू आएगा वो एक डॉट के रूप में आएगा। ऐसे ही इसके बराबर में दूसरा सरिया डला हुआ होगा। तो कितने सरिये डालने की आवश्यकता है वो डिजाइनिंग से निकालते हैं, लेकिन ये हमारे क्रॉस सेक्शन में इस प्रकार से दिखाए जाते हैं। तो बैलेंस, सबसे पहले ये समझते हैं कि बैलेंस सेक्शन किसे कहते हैं, कि जिसमें स्ट्रेस जो होती है वो कंक्रीट तथा स्टील में अपनी परमिसिबल वैल्यू पर एक ही समय पर पहुंच जाती है। मतलब जैसे हर व्यक्ति की कुछ कैपेसिटी होती है किसी वेट को उठाने की, किसी भार को उठाने की, ऐसे ही मेटेरियल्स की भी अपनी एक परमिसिबल वैल्यू होती है स्ट्रेस को बियर करने की। तो जो उनकी वो परमिसिबल वैल्यू होती है, उस वैल्यू तक पहुंचने में वो सेम टाइम पर पहुंचते हैं दोनों के दोनों। कौन कौन? कंक्रीट और स्टील। तो ऐसे सेक्शन को हम बैलेंस सेक्शन कहते हैं। और परसेंटेज ऑफ स्टील जो इस क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंगली होता है उसे हम बैलेंस स्टील कहते हैं, क्योंकि बैलेंस सेक्शन के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो बैलेंस स्टील। और न्यूट्रल एक्सिस को इस केस में हम क्या कह देते हैं? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जिसे हम एन सफिक्स सी से डिनोट करते हैं। आप अपने डायग्राम बी में देख रहे होंगे कि ये इस तरीके का जो डायग्राम दिखाया गया है आपको ट्रायंगल बना करके। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है सिग्मा सीबीसी, ये कंप्रेशन को डिनोट कर रहा है, और इस समय इस पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो सिग्मा सीबीसी के बराबर है। और टॉप लेयर से न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी को हमने एनसी से डिनोट किया है। और जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपका क्या है? स्टील में स्ट्रेस है। और स्टील में कितनी स्ट्रेस है? क्योंकि जो इलास्टिक मॉडुलस है उनकी रेशियो को हम मॉडुलर रेशियो के नाम से जानते हैं। इसलिए जो नीचे आपको स्ट्रेस नजर आ रही है वो आ रही है सिग्मा एस टी अपॉन एम, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर केस। तो अब इस डायग्राम से आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो यहीं से ड्राइव हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में। तो यदि हम दो ट्राइंगल हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, और सिमिलर ट्राइंगल में जो साइड्स की रेशियोज होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यदि आप एन सी अपॉन, मतलब इसका बेस अपॉन इसका बेस, अब यदि ये वाली दूरी देखोगे आप तो कितनी बचेगी? ये पूरी कितनी है यहाँ तक, सेंटर तक। किसके सेंटर तक? स्टील के सेंटर तक, वो है डी। तो डी में से एनसी माइनस कर दोगे तो ये बचेगी डी माइनस एनसी। तो ये एनसी अपॉन डी माइनस एनसी बराबर सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एस टी अपॉन एम। तो ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया। यहां से आप वैल्यूज के अकॉर्डिंगली एनसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और मूवमेंट का फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। इस केस में क्योंकि बैलेंस्ड है तो चाहे आप मूवमेंट स्टील के द्वारा निकाल सकते हैं, चाहे आप मूवमेंट कंक्रीट के द्वारा निकाल सकते हैं, दैट विल बी सेम। तो ये जो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है 1/2 सिग्मा सीबीसी, तो इसको तो आप मन में मान लीजिए कि ये तो स्ट्रेस हो गई। साथ में एरिया कितना हो गया? बी इंटू एन सी, क्योंकि इसकी जो क्रॉस सेक्शन की विड्थ है वो है बी,
और उसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी से मल्टीप्लाई कर दोगे एनसी से, तो इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा कैसे, 1/2 बेस इंटू हाइट से, तो 1/2 बी इंटू एन सी, ये तो एरिया हो गया, और ये आपका सिग्मा सीबीसी हो गया। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो एरिया इंटू स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स, और मूवमेंट क्या होता है बेसिकली, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तो पूरा का पूरा आपका हो गया फोर्स, और उसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कि कहां पर ये फोर्स काम कर रहा है, तो वो d माइनस एन सी अपॉन 3, क्योंकि ट्राइंगल के केस में इस वाली जगह से ये जो दूरी होती है ये आपकी L/3 होती है, तो NC/3 माइनस कर देंगे हम D में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट। तो याद करने का तरीका ये आपके सामने मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा है, यदि स्टील के द्वारा निकालना चाहते हैं तो स्टील की स्ट्रेस, एरिया ऑफ द स्टील, और साथ में D माइनस NC अपॉन 3, वो डिस्टेंस तो रहेगी रहेगी। तो इन दोनों से आप मोमेंट को निकाल सकते हैं। ये जो दूसरा वाला डायग्राम है और तीसरा, ये अभी आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तो हो गया बैलेंस, कि जिसमें जो दोनों स्टील और कंक्रीट है उनमें स्ट्रेस एक ही समय पर पहुंच जाती है। अब अंडर रेनफोर्स, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, अंडर रेनफोर्समेंट का क्या मतलब है कि स्टील की वैल्यू कम है। इन दिस सेक्शन द परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज लेस देन दैट प्रोवाइडेड इन द बैलेंस सेक्शन। तो यदि स्टील कम हो गया हमारे सेक्शन में, तो जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कमी हो गई है, स्टील के वेट में कमी हो गई है। तो ये आपको ऐसे भी समझ में आ सकता है कि जब आप सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड निकालते हैं, तो सेंट्रॉइड के केस में शिफ्टिंग किस साइड में होगी। अभी तो बैलेंस के केस में तो सपोज एनसी दूरी पर आ रही है, तो यदि नीचे कमी हुई, नीचे स्टील में कमी हो गई, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस, और यदि स्टील ज्यादा हो गया तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि पूरे सेक्शन को बैलेंस करना है। इसलिए इस केस में, अंडर इनफोर्स के केस में क्या होगा कि जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो जो एनसी की वैल्यू है वो एन से ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक कंडीशन हो गई हमारे पास कि अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे। सबसे पहला काम क्या है हमारा क्वेश्चन में, कि पहले हम एन की वैल्यू निकालेंगे, फिर एनसी की वैल्यू निकालेंगे, और ये चेक करेंगे कि यदि दोनों वैल्यू बराबर हैं तो वो बैलेंस सेक्शन है, तो बैलेंस सेक्शन के अकॉर्डिंगली वहां से मूवमेंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और यदि वो बैलेंस सेक्शन नहीं है तो या तो अंडर रेनफोर्समेंट होगा या ओवर रेनफोर्समेंट होगा। और यदि अंडर होगा तो उस केस में हम जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि स्टील में कमी हो गई तो जो स्टील है वो अपनी परमिसिबल वैल्यू तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। इसीलिए जो मूवमेंट निकाला जाएगा वो स्टील के द्वारा निकाला जाएगा। और ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन क्या है कि जिसमें स्टील ज्यादा हो गई, कंक्रीट कम रह गया। यदि कोई एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, तो उस केस में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी आपकी न्यूट्रल एक्सिस। एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, कॉल आ गया था सर एक, इसलिए पूछा है नहीं सर, आपको डबल। यस। जी। तो ओवर रेनफोर्समेंट में क्योंकि स्टील बढ़ गया, स्टील बढ़ गया तो कंक्रीट कम हो गया, तो जो कम हो गया वो अपनी परमिसिबल वैल्यू तक पहले पहुंचेगा। और यदि पहले पहुंचेगा तो इस केस में आपको जो मूवमेंट निकालना पड़ेगा वो उसके इसी के लिए निकालना पड़ेगा, कंक्रीट के लिए। तो आप फॉर्मूला देख भी रहे हैं नीचे, 1/2 सिग्मा सीबीसी बी एन डी माइनस एन बाई 3। तो इस प्रकार जिनमें हमें मूवमेंट निकालना है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल 100% आना है स्टूडेंट्स। तो रिवाइज करा रहा हूँ कि सबसे पहले हमें एन और एनसी की वैल्यू निकालनी है, चेक करना है कौन सा सेक्शन है हमारा, और उसी के आधार पर हमें मोमेंट का फॉर्मूला यूज करना है। दैट्स ऑल। तो यहाँ से आपका एक 10 नंबर का क्वेश्चन सही तैयार हो जाएगा। बस कुछ प्रोसीजर और है
प्रोसीजर लगभग वैसा ही है जो मैंने अभी आपको समझाया है, बस उसे निकालने के कुछ और तरीके इन्होंने यहाँ पर फॉर्मूलाज के रूप में दे दिए हैं। जैसा कि अजम्पशन में आपको बताया था सबसे पहले कि m की वैल्यू 280/3 इंटू सिग्मा CBC, और उससे पहले कि यदि क्वेश्चन में कोई ग्रेड दिया हुआ है तो उस ग्रेड के लिए आपको आपके कोड से, डिजाइन डाटा बुक से सिग्मा CBC की और सिग्मा ST की वैल्यू लेनी भी पड़ सकती हैं, जो आपको देखनी आनी चाहिए, और हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको गिवन भी हो, तो आपकी थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। नहीं गिवन होगा तो आपको वहां से देखना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कह दिया कि हमने FE 250 यूज करा है, FE 415 यूज करा है, तो वहां से आपको टेबल से देखना पड़ेगा। जैसे ही आपके पास सिग्मा CBC की वैल्यू आ जाती है या गिवन होती है, तो आप मॉड्यूलर रेशियो को निकालते हैं। मॉड्यूलर रेशियो के अकॉर्डिंगली तीसरे नंबर के फॉर्मूले से आप अपने NC की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये जो चौथे नंबर का फॉर्मूला है BN²/2 बराबर M इंटू AST इंटू D माइनस N, ये फॉर्मूले से हम N की वैल्यू निकालेंगे। कंपेयर करेंगे दोनों वैल्यूज को कि N बड़ा है या N छोटा है या N NC के बराबर है। यदि बैलेंस सेक्शन है तो बैलेंस सेक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे, यदि अंडर रेनफोर्समेंट है तो अंडर रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये आपको जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वो प्रोसीजर सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से हमें इसको आगे बढ़ाना है। और यदि ओवर रेनफोर्समेंट है तो ये ऊपर का MR बराबर 1/2 सिग्मा CBC B इंटू NC अपॉन इंटू D माइनस N/3। ध्यान से देखिएगा कि अंडर रेनफोर्समेंट में तो D माइनस N/3 है, और ओवर रेनफोर्समेंट में NC है। ध्यान से देखिए, B इंटू NC है और साथ में D माइनस N/3 है। तो एक जगह पर आपको ध्यान रखना है कि हमें फॉर्मूला सही यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे क्वेश्चन की वैल्यूज गलत आ जाएंगी। अब यदि आपको, ये तो मूवमेंट निकालने का तरीका हो गया, यदि आपको किसी सेक्शन को डिजाइन करना है, डिजाइन का मतलब क्या होता है, उसको B और D ये सब बताना है निकाल करके कि कितनी उसकी डायमेंशन होनी चाहिए, तो उसके लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस जो कि सिग्मा CBC और सिग्मा ST हैं वो तो आपको निकालनी पड़ेंगी, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा कि कौन सा ग्रेड है। उसके बाद आपको 3 वैल्यू ये निकालनी पड़ेंगी, K, J, R। और K क्या है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है N/D की रेशो। तो N आप निकाल लेंगे, जो पीछे आपको फॉर्मूला बताया BN²/2 करके, उससे आप N की वैल्यू निकालेंगे, और N/D K बराबर N/D होता है। फिर J निकालेंगे, J बराबर 1 - K/3 हो, और R बराबर 1/2 सिग्मा CBC इंटू J इंटू K। तो पहले K निकालना, फिर J निकालना, फिर से R निकालना। यदि ये तीनों चीजें आपने निकाल ली, और हो सकता है इन तीनों चीजों के द्वारा आप कोई रिलेशन आपको पता चल जाए बी की टर्म्स में हो ये वाली वैल्यूज, तो नेक्स्ट जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है MR बराबर RBD², तो इसको यूज कर सकते हैं आप, और यहाँ से कुछ डायमेंशन निकाल सकते हैं। अदरवाइज इक्वेट कर सकते हैं, MR जो है मूवमेंट के बराबर होना चाहिए, इसलिए RBD² बराबर M, और यहाँ से D की वैल्यू √M/RB। और यदि आपको कोई भी रेशो नहीं दी हुई है, मान लो आपने D निकाल ली इस फॉर्मूले से, और यदि आपको कोई भी रेशो नहीं दी हुई है कि सेक्शन जो है वो उसमें B और D की रेशो क्या है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं 1/2 से 2/3 तक। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका जो ये सब्जेक्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, डिजाइनिंग। और डिजाइनिंग में बेसिकली सभी बच्चों की डिजाइनिंग ठीक हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो 1/2 से लेकर के 2/3 के बीच में यदि सपोज किसी बच्चे ने 1/2 ही मान लिया तो उसका आंसर कुछ और आएगा। किसी ने इससे आगे की वैल्यू मान ली, 0.55 मान लिया, तो उसका आंसर कुछ और आएगा। क्योंकि ये वैल्यू जो वेरी कर रही है ये 0.5 से लेकर के 0.67 तक वेरी कर रही है, तो इसके बीच में जो भी बच्चा जो वैल्यू एज्यूम करेगा उसके अकॉर्डिंगली सबके आंसर अलग आ सकते हैं, लेकिन सभी के आंसर ठीक माने जाएंगे। तो डिजाइनिंग अपने आप में इसलिए भी अच्छी है। अब आपको ये निकालना है कि स्टील कितना डालना चाहिए सेक्शन में।
तो उस स्टील के लिए आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द स्टील निकालना है, AST बराबर M अपॉन सिग्मा ST इंटू JD। तो यहां से आपका एरिया ऑफ द स्टील आ जाएगा। और यदि एरिया ऑफ द स्टील आ गया तो आपको, यदि उन्होंने ये कह रखा है कि हमें 10 mm की रॉड डालनी है या स्टील डालना है, तो एक रॉड के एरिया से इस एरिया को डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ रॉड्स आ जाएंगी आपके पास कि कितनी रॉड डालनी चाहिए, 2 रॉड डलेंगी, 3 डलेंगी, 4 डलेंगी। और ध्यान रखिएगा हमेशा कि यदि आपका आंसर डेसिमल में आता है तो आपको उसे नेक्स्ट वाला होल नंबर लेना है। जैसे आपका आंसर मान लीजिए आ गया नंबर ऑफ रॉड्स बराबर AST अपॉन एरिया ऑफ स्टील बराबर 2.6, तो आप वहां पर 2.6 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 रॉड डालेंगे हम, 3 स्टील की रॉड्स यूज करेंगे हम। तो ये आपको, ये वाला कब है आपका यूज करना है, कब आपको, जब आपको डिजाइन करना है सेक्शन का। सेक्शन के डिजाइन से मतलब है डी की वैल्यू निकालनी है, उसकी डायमेंशन निकालनी है और उसमें कितना स्टील डालना पड़ेगा वो निकालना है। अदरवाइज आपको जो निकालने के लिए आएगा वो क्या आएगा, मूवमेंट। मूवमेंट किसके लिए आएगा कि कौन सा सेक्शन, ये आपको निकालना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन है। तो इसीलिए आपके सामने एक अभी 1 से 2 साल पहले का एक न्यूमेरिकल 10 नंबर का, और देखिए कितना आसान सा न्यूमेरिकल है। अभी जो आपने सीखा है उसके द्वारा आप बड़े आसानी से इस न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। आपको दिया हुआ है फाइंड द मूवमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ RCC बीम 300 mm वाइड, वाइड का मतलब बी, इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है आपको 500 mm। उसके बाद आपको दे रखा है कि उसमें 3 रॉड डली हुई है, बार डली हुई है 16 mm की, तो 3 और 16 mm, तो पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3 एरिया ऑफ द स्टील या एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट आपके पास आ गया। अब उन्होंने क्या कहा है, यूज M20 कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट तो यूज करनी है M20 की, और ये यूज करनी है Fe 415 स्टील। तो इन दोनों के अकॉर्डिंगली अपने डिजाइन डाटा बुक से, कोड से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये जो आएगी M20 के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है, और Fe 415 के लिए स्टील की वैल्यू क्या होती है, 230 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये निकालना जरूर आना चाहिए, सभी बच्चे इस पे ध्यान दें, और अभी डिजाइन डाटा बुक्स को खरीद करके उनमें से ये देखना जरूर सीख लें, क्योंकि केवल यदि ये देखना नहीं आता तो आप अपना बहुत आसान सा क्वेश्चन गलत कर आएंगे। तो इसको ध्यान रखिए, और आपको आज ये होमवर्क भी है कि कम से कम इसे देखना जरूर सीखें, जिससे कि ये 10 नंबर बड़े आसानी से आप ले सकें। चलिए, तो स्टील का एरिया निकाल लिया। अब हमारे पास ये इक्वेशन थी bn स्क्वायर अपॉन 2 बराबर m इंटू AST d माइनस n, लेकिन इसके लिए हमें m निकालना पड़ेगा। m की वैल्यू आपको पता ही है, एजम्पशन में बताई थी 280/3 3 इंटू सिग्मा CBC। m की वैल्यू 13.33 आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। एरिया ऑफ स्टील आपके पास है, b की वैल्यू आपके पास है, तो n की वैल्यू आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। n की वैल्यू आपके पास 139.09 आ गई। जैसे ही n की वैल्यू आपके पास आ गई तो अगला काम क्या करना है, क्रिटिकल NC निकालना है। NC का ये फॉर्मूला आपको पता है, जो अभी आपको मैंने बताया है। यहाँ से NC की वैल्यू निकाली, NC की वैल्यू है 144.3, तो इसका मतलब n की वैल्यू NC से छोटी है। इसका मतलब हमारी ये जो है ऊपर शिफ्ट हो गई है, ऊपर शिफ्ट हो गई, तो अंडर रेनफोर्समेंट है। अंडर रेनफोर्समेंट है तो अंडर रेनफोर्समेंट का ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, जो आपको अभी बताया भी था, और इसको यूज करके आपका आंसर आ गया और आप 10 नंबर आपने बड़े आसानी से प्राप्त कर लिए। चलिए दूसरा एक न्यूमेरिकल और करते हैं। ए सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम इन 300 is 300 wide and 450 millimeter deep to the center of the reinforcement which consists of 4 bar 16 mm। 4 bar 16 mm, ये आते ही आपको तुरंत क्या पता लगा, एरिया ऑफ द स्टील। इन सेफ, इफ सेफ स्ट्रेस इन कंक्रीट, इसमें देखो दे रखा है बच्चों 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और 230, और यदि आप पिछले क्वेश्चन से इसको कंपेयर करें तो ये कौन सा है, M20 ग्रेड कंक्रीट और 415 Fe 415 स्टील। और इसमें एक चीज और इन्होंने गिवन है आपको, मॉडुलर रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, गिवन है 13.33, और आसान कर दिया है न्यूमेरिकल को इन्होंने। तो सबसे पहले एरिया ऑफ द स्टील निकाल लिया, bn स्क्वायर वाले फॉर्मूले से n की वैल्यू निकाली। n की वैल्यू निकालने के बाद स्टूडेंट्स
एनसी की वैल्यू निकाली, यहाँ से हमने देखा कि एनसी की वैल्यू एन से कम है, इसका मतलब ये नीचे शिफ्ट हो गई है न्यूट्रल एक्सिस से, तो ये ओवर रेनफोर्समेंट हो गया है। ओवर रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला यूज करिए, 1/2 सिग्मा सीबीसी बी एन इंटू डी माइनस एन बाई 3। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला ये जनरेट हो गया और आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गया। तो मुझे उम्मीद है सिंगली का केस आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो शुरू होता है, डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन। डबली का मतलब क्या है, ये तो समझ में आ गया। सिंगली में कहां पर करना है हमें रेनफोर्समेंट, जहां पे टेंशन है, लेकिन कभी कभी हमें टेंशन और कंप्रेशन दोनों में ही करना पड़ता है स्टील को यूज। और कब करना पड़ता है, जब हमें कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं जो अर्थक्वेक से बची रहे, जो स्टॉर्म से बची रहे। वैसे ये सेक्शन अनइकोनॉमिकल ज्यादा होता है, इसका यूज जरूरत पड़ने पर ही किया जाता है। आमतौर पर ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो इसके स्टेप्स क्या हैं, बहुत ध्यान से समझिए। लगभग सारी चीजें वही हैं, केवल कुछ चीजें चेंज हैं। पोजीशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो आप पहले निकालते आ रहे थे, आप ध्यान से देखेंगे अपनी पुरानी इक्वेशन को, तो बी एन स्क्वायर अपॉन 2 बराबर एम इंटू ए एस टी डी माइनस एन। और यदि अपनी इस इक्वेशन को देखेंगे तो केवल सेकंड वाला पोर्शन, आप ये वाला पोर्शन और ऐड हो गया है, अदरवाइज बी एन स्क्वायर अपॉन 2 बराबर एम इंटू ए एस टी डी माइनस एन, वो वही है। तो इस चीज को और हमें याद रखना है कि एम माइनस एम सी माइनस एम माइनस वन या एम सी माइनस वन इंटू ए एस सी एन माइनस डी डैश। अब इसमें जो सिंबल यूज हुए हैं वो क्या क्या है, वो हम एक न्यूमेरिकल के द्वारा भी इसको ढंग से करेंगे। ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम है, एन सी अपॉन डी बराबर एम सिग्मा सीबीसी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी। ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, यहां से आप एनसी की वैल्यू निकाल लेंगे। इफ, अब इसमें दो केस बनेंगे, इफ द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, जो इस ऊपर वाले फॉर्मूले से एन की वैल्यू आएगी, लाइज अबोव द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, वो ऊपर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है, तो स्ट्रेस इन टेंसाइल स्टील अटेन इट्स मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। मतलब थोड़ा सा ध्यान से इस डायग्राम को समझिएगा कि सपोज ये आपका सिंगली का केस था, सिंगली में आपने यहाँ पर रेनफोर्समेंट डाला हुआ था, अब आपने दोनों तरफ रेनफोर्समेंट डाल दिया है, ऊपर भी और नीचे भी, डबली में। तो जो आपने दोनों तरफ रेनफोर्समेंट डाला है, और यदि आपकी जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो अबोव द क्रिटिकल है, एक्चुअल ये है और क्रिटिकल ये है, ये क्रिटिकल है और ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो इस केस में जो टेंशन वाला ये वाला जो है, इस स्टील में स्ट्रेस अपनी परमिसिबल वैल्यू तक जल्दी पहुंच जाएंगी। तो ये बात इस के द्वारा समझाने की कोशिश करी है। और corresponding values of stress in concrete at the top and the stresses in the concrete surrounding compression steel, ऊपर वाले पोर्शन में जो स्टील है उसके चारों तरफ जो कंक्रीट है उसमें जो स्ट्रेस है उसे हमने सी डैश के द्वारा डिनोट किया है, और जो ऊपर वाले जो स्टील में है उसको हमने नीचे वाले से कंप्रेशन वाले में जो कंक्रीट है उसको हमने सी से डिनोट करा है। फिर से समझिए, जो नीचे वाले में है वो, मतलब नीचे वाले का क्या मतलब है, जहां पर टेंशन है, जहां पर जो कंक्रीट है उसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है उसको सी से डिनोट करा है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है जहां पर हमने रेनफोर्समेंट करा है, वहां पर जो उस रेनफोर्समेंट के चारों तरफ कंक्रीट है उसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है उसको सी डैश से डिनोट करा है। तो सी और सी डैश की वैल्यू यहां से आप फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास सी और सी डैश की वैल्यू आ जाएंगी तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम अपना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। आप देख रहे होंगे इसमें
कि आपका जो फॉर्मूला है उसका पहला पोर्शन तो पुराने वाला ही है और जो दूसरा पोर्शन है वो इसमें ऐड अप हुआ है। अब यहाँ पर ये वाला केस कब था कि जब आपकी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो क्रिटिकल के ऊपर थी। अब यदि आपकी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस या तो कोइंसाइड कर जाए न्यूट्रल एक्सिस के साथ में या उसके नीचे चली जाए, तो उस केस में सिर्फ आपको क्या काम करना है कि ये जो नीचे वाला फॉर्मूला दिया हुआ है इसको यूज करना है, और ऊपर वाले फॉर्मूले में और नीचे वाले फॉर्मूले में केवल एक ही चीज का अंतर है कि जो MC है उसकी जगह पर आपने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी पूरा फॉर्मूला आपका हेलो। यस सर। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये सुनने में थोड़ा सा टिपिकल, तो इस वजह से मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। हेलो। यस सर। हाँ, थोड़ा मुझे जल्दी रेस्पॉन्स कर दिया करें क्योंकि कॉल आ जाती है तो उसके। जी जी सर, लेकिन अभी ना बीच बीच में रुक रही है सर आपकी आवाज़, पिछले 2 मिनट से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर यस गौरव सर। सर। यस सर। जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी सर। ठीक है। सो स्टूडेंट्स डब्ल्यू पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। A doubly reinforced rectangular beam is 300 mm wide and 500 mm deep to the center of the tension steel. It is reinforced with 4 bar of 18 mm dia as compressive steel. मतलब जो कंप्रेशन वाला जोन है वहां पर जो स्टील यूज करी है उसके लिए सरिये की वैल्यू ये है। एंड एन इफेक्टिव कवर ऑफ 40 mm and with 4 bar of 20 mm diameter as tensile steel। मतलब टेंशन वाले पोर्शन में जो स्टील यूज करी है वो हमारी 20 mm की है। इफ स्ट्रेसेस इन द कंक्रीट एंड स्टील आर नॉट टू एक्सीड, आप देख रहे हैं 3 क्वेश्चन आए हैं अभी तक, तीनों में M20 ग्रेड और 415 Fe यूज किया गया है, क्योंकि आप इनकी वैल्यूज देख करके ये भी समझ जाते होंगे अब कौन सा ग्रेड आपके सामने है। आपको निकालना है मोमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस और n की वैल्यू आपको 13.33 दे रखी है। तो यदि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, केवल एक इफेक्टिव डेप्थ समझ में नहीं आई होगी, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है और इसका यूज कैसे हमें करना है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ये फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया था। इस फॉर्मूले में आप ASC और AST मतलब एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, वो स्टील जो कंप्रेसिव वाले पोर्शन में डाला है हमने, और वो स्टील जो हमने टेंशन वाले पोर्शन में डाला है, दोनों की जरूरत ऊपर वाले फॉर्मूले में पड़ रही है। दोनों की वैल्यू निकाल करके ऊपर वाले फॉर्मूले में आपने रख दी और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। n की वैल्यू आपकी आ गई 154.42। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। NC अपॉन डी बराबर m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। NC आपकी वैल्यू आ गई। अब ये देख रहे हैं आप कि n की वैल्यू NC से ज्यादा है, इसका मतलब जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो क्रिटिकल एक्सिस के नीचे है, और यदि नीचे है तो हमारा ये सेकंड वाला केस है।
सेकंड वाले केस में हमें क्या करना है, सी डैश की वैल्यू निकालनी है। सी डैश की वैल्यू आपने, ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सी डैश बराबर सिग्मा सीबीसी अपॉन एन इंटू एन माइनस डी डैश। यदि आप फिर से रिकॉल कर पाए तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ से उठाया है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारे पास सिग्मा सीबीसी की वैल्यू पता है हमें, सी की वैल्यू, सी डैश की वैल्यू हमारी आ गई। और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि यदि हमारा सेकंड केस है तो m की जगह पर क्या करना है, हमें 1.5 m लेना है। बाकी सारी वैल्यूज आपके पास हैं। अब केवल और केवल हमें अपने फॉर्मूलेज पर कंसंट्रेट करना है और इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंगली हमें इनका यूज करना आना चाहिए कि कौन से केस में हमें कौन से फॉर्मूले को यूज करना है। तो हमारे लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएंगे। 10 नंबर का एक क्वेश्चन सिंगली में से और 10 नंबर का एक क्वेश्चन डबली में से जरूर आएगा, साथ में से एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज जितना पढ़ाया गया उसकी प्रैक्टिस करना ना भूलें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की ग्रेड के अकॉर्डिंगली सिग्मा सीबीसी की और सिग्मा एसटी की वैल्यू निकालनी हमें डिजाइन डाटा बुक से आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्लास की आपको बहुत जल्द सूचना दे दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर। थैंक यू डियर ऑल स्टूडेंट।